Once again, good afternoon, and how are you? It's now current affairs class, and we have to focus today, 22nd and 23rd June. राजस्थान वाला और कोई आएगा तो अपना देख लेना ना, हमसे बात नहीं करवाना ना बीच में। हाँ बेटा, सॉरी फॉर दैट। नाउ लिसन केयरफुली। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज हमारा करंट अफेयर फोकस्ड है 22nd जून एंड 23rd जून 2020। ऐसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पेपर में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, ऐसे 3 पेपर के आधार पर मैं रोज आपको 20-25 से लेकर के 50-55 तक न्यूज़ भेजता हूं, जो हर सेक्शन का होता है। क्योंकि हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं, जिनके लिए मैं न्यूज़ कलेक्ट करता हूं उनके लिए। और कुछ कनाडा में रहते हैं, कुछ अमेरिका में रहते हैं, कुछ हमारे जो हैं जो सिंगापुर में, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई नेपाल में भी है, भूटान में भी है, भारत के डिफरेंट स्टेट्स में भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे लोग जो हैं सो बिहार के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, जम्मू कश्मीर में करीब 10 बच्चे हमारे हैं। फिर जो दिल्ली एनसीआर में हैं वो तो हमारे हैं। तो इन सब के ख्याल से सबके फील्ड्स अलग अलग हैं, कोई सरकारी सेवा में है, कोई और सरकारी सेवा चाहते हैं, तो कोई बिजनेस रिलेटेड है, कोई व्यापार से रिलेटेड है, कोई सोशल वर्क कर रहा है, किसी को कोई ऑलरेडी टीचर है तो उसका अलग है। तो मैं हर तरह की न्यूज़ को इम्पोर्टेंट बना करके जो जरूरी है उसको रखता हूँ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ स्पेशल न्यूज़ भी होते हैं जो आप लोगों की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं उसको पर्टिकुलरली भेज देता हूँ। मुझे मालूम है ये इस सेंस में है, इसको ये चीज़ें चाहिए, तो ये सब करता हूँ। तो जो पेपर का मैं भेज रहा था वो आज भी भेज रहा हूँ और वो भेजता ही रहूँगा। पर मैंने अब आपका लिए क्या सोचा है कि जो मैं अपने कॉपी में लिखता हूँ वो भी मैं आपको भेजूँ, ताकि हाईलाइट हो सके। तो 3 लेवल पे, एक तो न्यूज़पेपर आपको भेजा फेसबुक पे पढ़ने के लिए पीडीएफ फाइल बना के। दूसरा, अब हमने क्या किया, तो आपको जो मेरा जो करंट अफेयर्स की कॉपी है उसकी फाइल में से फोटो भेजता हूं कि ये न्यूज़पेपर से कलेक्ट होकर के कॉपी में क्या आया। फिर उस कॉपी में मैं हाईलाइट करता हूँ, वो हाईलाइटेड क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। 4 लेवल पे अब आप भी पढ़ेंगे, जैसे सुनील सर पढ़ रहे हैं वैसे आप भी। तो रियल में हमारे और आपके बीच में भी एक सोच का अंतर ही है, जो अप्रोच भी मैं आपको दे रहा हूँ, और कोई अंतर नहीं रहा। तो अच्छा है अंतर खत्म हो जाए, तो अच्छे से पढ़िएगा, सवाल आएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसको पीडीएफ फाइल बना के मैं आपको अभी अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले भेजा हूँ। जो 15 जून से लेकर 23 जून तक आपके पास करंट अफेयर्स आया है। हाँ, उसमें वो गलती से 1 पन्ना या 2 पन्ना वो चला गया है। मेरा बेटा जो दोनों ऑनलाइन क्लास ले रहा है ना, स्कूल से ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, 1 जुलाई से 6 जुलाई से, तो ऑनलाइन क्लास का फोटो चला गया, और कोई बात नहीं है, बाकी सब पेजेस आपके लिए है। ठीक है, चलिए बाय द वे बात को आगे बढ़ाएं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसको देखें। करंट अफेयर्स की क्लास है और 2 दिन पर फोकस्ड ऑन पहले हम इस पर फोकस करें, देन इस पर करें। गौर फरमाना है आपको, क्या इंपॉर्टेंट है उस पर नज़र रखनी है। ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा पहले भी। हाँ, 22 जून का क्या क्या इंपॉर्टेंस आया उस पर ध्यान दीजिए। 22 जून मंडे था, दिमाग में क्या रखना है, 22 जून मंडे था। अब 22 जून में जो आपके अखबारों में आ रहा है, तो 21 जून के बेस्ड पे होगा कि 21 जून को क्या हुआ, या आगे कुछ होने वाला है तो उसकी, लेकिन वो सारी न्यूज़ें क्रिएट हुई होगी 21 जून को।
नहीं, तो 21 जून को प्रीवियस भी कुछ होगी, 22 का भी कुछ उसमें संदर्भ होगा और आगे भी कुछ होगा, उसके बारे में भी होगा। तो चलिए 21 जून 2020 आपने सुना होगा और आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण लगा था। तो सूर्य ग्रहण के बारे में जरा सुनिए, गौर से सुनिए। 21 जून 2020 नैनीताल में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान है। उत्तराखंड के नैनीताल में आर्यभट्ट, हमारे जो खगोलविद हैं उनके नाम पर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान है, जिसके अनुसार कुछ बातें, इस बार जो सूर्य ग्रहण 21 जून को लगा, 99% सूर्य को चंद्रमा ने कवर कर लिया और इस तरह से 4 स्टेप्स डेवलप हुए। 4 स्टेप्स के डेवलपमेंट में देखते हैं कि पहले क्या हुआ, वलयकार, ओवल शेप में आया, वलयकार से कंगनाकार, कंगन जो हाथ में होता है वो शेप लिया, फिर उसके बाद रिंग ऑफ फायर डेवलप हुआ, फिर उतरते हुए अंत होने के करीब में अर्धचंद्राकार हुआ, हाफ मून शेप में आया और फिर समाप्त हो गया। जैसे, कैसे बताऊं वो, जैसे ये सूरज है और ये चंद्रमा, धरती का चंद्रमा। तो सूरज चंद्रमा यहां आएगा, ठीक है, यहां आएगा, ठीक है, हमारे करीब, तो चंद्रमा बड़ा दिखेगा और जिसकी वजह से सूरज वहां नहीं दिखेगा। तो वही है, जैसे ये चंद्रमा आया ना सूरज के करीब, तो इस तरह से आया, इस तरह से आया, इसके आगे आया, पूरा का पूरा ढक लिया, फिर इससे निकल गया। ये मतलब है, इसके आगे से निकल जाना, इसके आगे से निकल जाना, इसके आगे से निकल जाना। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान देंगे। 99% लगभग, यानी 98.97 पार्ट ऑफ सन कवर्ड विद मून फ्रॉम अर्थ साइड वी से। तो अर्थ साइड से देखें तो सूरज का 98.97 पार्ट्स परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड बाय, फाइनली कवर्ड बाय द मून। तो पहले थोड़ा कवर बढ़ा, कवरिंग मैक्सिमम कितना गया 98.97, फिर वो नीचे उतरते गया। तो जब डेवलप हुआ तो वलयकार आया, ओवल शेप में। तो सूरज कितना दिखा, वलयकार, और ढक दिया तो क्या हो गया, कंगनाकार, यानी ये चूड़ी कंगन के आकार का हो गया, राउंड हो गया। लेकिन जब फुल्ली ढक दिया तो बस पूरा एक जो है कवर एरिया डार्क हो गया और सूरज का जो किनारा, जो लाइट दिखता है, वो लाइट से एक रिंग बना, दैट्स कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। फिर जैसे ही जाने लगा तो अर्धचंद्राकार, हाफ मून बनाते हुए चला गया। तो हमने 4 स्टेज बताए, जैसे ये 4 उंगली ने 4 स्टेज, ये ध्यान में रखिए। छोटी उंगली की तरफ से देखिए, वलयकार, कंगनाकार, रिंग ऑफ फायर और हाफ मून, ये क्लाइमेक्स है। बड़ी उंगली कौन सी है, ये छोटी उंगली की तरफ से आ रही है, ये क्लाइमेक्स है। 4 स्टेज बना। अब गौर सुनिए, 10:14 सुबह AM से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई। 1:39 तक ये सूर्य ग्रहण चलता रहा। इस तरह से कुल मिलाकर 3 घंटे 26 मिनट 52 सेकेंड का सोलर एक्लिप्स रहा। इसी में मिनिमम भी रहा, मैक्सिमम भी रहा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। सुबह 11:55 पे ये कंगनाकार हो गया। 12:05 पर रिंग ऑफ फायर बना। 1:54 पर अर्धचंद्राकार बना। हमें रिंग ऑफ फायर कब बना, इस पर याद रखना है, दोपहर के 12:05 पर फायर बना, ठीक है, ये ध्यान रखना। जस्ट
रितो, अरे जल्दी आओ। क्या हुआ? हाँ, यहाँ से कैसे लिखोगे यहाँ से? पैर पर ध्यान नहीं देना। बाहर चला जाएगा? हाँ, बाहर चला। चला गया सवाल गया, लेकिन ये हमेशा वही लगा थोड़ा सा। सॉरी बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, तो देखा आपने 12:05 पर रिंग ऑफ फायर बना, जो क्लाइमेक्स था, जिसमें 98.97 एरिया ऑफ द सन कवर्ड बाय मून। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, जैसे कि कोई चीज़ हमारे इतनी दूरी पर है और कोई सूरज है, बीच में चांद आ गया, तो सूरज भी दिखा देगा, चांद भी दिखाई देगा, लेकिन वो चांद हमारे नज़दीक आ जाए तो हमारी दोनों आंखों की जो फोकस है, तो जब यहां आ जाएगा तो मेरे फोकस एरिया को बंद कर देगा, तो वो नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि चांद पृथ्वी के करीब आया और सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आया। वो तो आएगा ही, तभी ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, और बहुत नजदीक आया, ये मतलब है। ठीक है, अब आइए, अब जो लगभग 100% वाला टोटल सोलर इक्लिप्स लॉन्गेस्ट होगा, ये तो 3 घंटे 26 मिनट का था, जो लॉन्गेस्ट होगा इससे बड़ा, वो कब होगा? तो 13 जून 2132 में लॉन्गेस्ट होगा। इस सदी का लॉन्गेस्ट हो गया। अब वैसे 2031 में भी लगेगा सूर्य ग्रहण, पर कोई बड़ा सवाल नहीं है। अब आइए, अगला है 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन क्या है? तो याद रखिएगा, 9 डैश लाइन एक एरिया है जहां पे डैश के संदर्भ में दिखाता है कि वो एरिया शो करता है मैप में कि ये एरिया 9 डैश लाइन के भीतर का एरिया चाइना का समुद्र है, साउथ चाइना सी में। उसी को 9 डैश लाइन कहते हैं, जो एक कंट्रोवर्शियल क्लासिफिकेशन है, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे देश आपस में मतभेद रखे हुए हैं, और देखिए बहुत कुछ होने वाला भी है और हो भी रहा है। अब आइए, चीन भले ही पीछे चला गया हो, पर चीन से कभी भी किसी भी सूरत हाल में उचित नहीं है दोस्ती करना। वो बार बार आएगा, बार बार बता देगा। वो हमारे पाकिस्तान से खतरनाक है। ये बोलता है इसलिए अंडरस्टैंडिंग है, वो बोलता नहीं है इसलिए अंडरस्टैंडिंग। धुआं दिखता है, पॉल्यूशन दिखता है, ये पाकिस्तान है। सीएनजी जलता है पर पॉल्यूशन दिखता नहीं है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा घातक बीमारी लाएगा। ये मेरा अनुभव रहा सीएनजी के बारे में, शुरू से ही, जब लगने वाला था उससे पहले ही कहा था, और वही हो रहा है। तो वही संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। तो चीन घातक है। चलिए अब बात करते हैं, जापान और चीन के बीच में एक आइलैंड को लेकर के आपस में जो है मतभेद है। जापान उस आइलैंड को शेनकाकू कहता है, जबकि चाइना उसको डियोस कहता है। चाइना डियोस कहता है, जापान शेनकाकू कहता है, जो आपके चाइना यानी कि इन द सेंस ऑफ दैट और जापान के बीच में ईस्ट चाइना सी में है, जिसको लेकर के अक्सर झगड़ा है। लेकिन 1972 से ये शेनकाकू जापान के कब्जे में है और चीन कहता है ये हमारा है। तो ये चीज़ है, तो बहुत खतरनाक है ये चाइना, हर चीज़ को कहता है हमारा है। नहीं, ये ध्यान में रखें। अब अगले पॉइंट पर आइए। राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं, मेहदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम, और ऐसे हमारे बहुत हैं। तो एक है राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोई नदी ही नहीं है, वो है चूरू। जो राजस्थान का सबसे गर्म जिला होता है, यानी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, वो है आपका चूरू। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में नदी नहीं है। सबसे गर्म रहने वाला स्थान इंडिया का भी चूरू ही है, और चूरू में नदी नहीं है।
फिर भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, ठीक है, लक्ष्मी निवास मित्तल, जिन्हें स्टील किंग कहा जाता है। स्टील मैन नहीं, स्टील किंग कहा जाता है, जिनका कंपनी का नाम है आर्शेलर मित्तल, जो टॉप 10 रिचेस्ट ऑफ इंग्लैंड में आते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना, लक्ष्मी निवास मित्तल। तो ये याद रखिएगा, चूंकि स्टील मैन कहा जाता है रूसी मोदी को, टिस्को के चेयरमैन रह चुके रूसी मोदी को। अब आइए, ये जो मैंने कहा, अब अगले पॉइंट पर आइए। चूरू डिस्ट्रिक्ट में सालासर बालाजी मंदिर है। तो मतलब सालासर बालाजी मंदिर कहाँ है? चूरू डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखने की चीज है। अब अगले पॉइंट पर आइए। डेथ, हमारे उत्तराखंड के लोक गायक जीत सिंह नेगी का डेथ हो गया। 77 ईयर्स के थे। कहने का मतलब है, ये उत्तराखंड का न्यूज है, लोक गायक जीत सिंह नेगी का डेथ हुआ है, जो एक अच्छे लोक कलाकार थे। रेड येलो ग्रीन रेड, ये ध्यान रखना है। जस्ट अब आइए, तो बेटा एक तो हो गया उत्तराखंड का न्यूज है, डेथ का है। जीत सिंह नेगी लोक गायक रहे, बहुत पॉपुलर रहे हैं, उनका है। अब आइए हम देखते हैं, हमारी भारत की एक नेत्री हैं, ना तो राजनेत्री हैं ना ही अभिनेत्री हैं, पर वो वाकई में नेत्री हैं, और ये जो हैं नीता अंबानी हैं, समाज सेवी नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, ठीक है। तो ये हमारी समाज सेवी है नीता अंबानी, और अपने आप में एक गद्दावर पर्सनैलिटी है, लेकिन ये मुकेश अंबानी की पत्नी हुई, धीरू भाई अंबानी की बड़ी पुत्रवधू हुई, और रिलायंस सोशल फाउंडेशन जो है उसकी चेयरपर्सन हुई। कहने का मतलब रिलायंस इंडस्ट्री जो है सोशल फाउंडेशन को भी देखती है, तो उस इंडस्ट्री की हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जो कंपनी है, कंपनी एक्ट के तहत उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी ऐसी कॉरपोरेट कंपनी है जो 3 करोड़ से ऊपर का एनुअल कारोबार करती है, वो अपने प्रॉफिट का 2% सोशल अकाउंटेबिलिटी को पूरा करने के लिए पूरा करेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री केयर्स फंड में पैसा दे, या कोरोना के लिए अलग से काम करे, खान पान का काम करे, किसी संस्था एनजीओ को दान करे। मतलब आपको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही पड़ेगा। 2% आपको सोशल वर्क पे खर्च करना ही पड़ेगा, जिसको आप शो भी करेंगे अगर आपके प्रॉफिट में है तो याद रखिएगा, नीता अंबानी जो रिलायंस सोशल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, उन्होंने अभी कोरोना के समय में, कोविड-19 में, भारत का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल बनाई मुंबई में। अपना एक बड़ा क्षेत्र जो है हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर दे कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, तो बनाई। हॉस्पिटल के सारे खर्चे उठाई और लोगों को फ्री में भोजन करवाने की शुरुआत की। और इतना ही नहीं, 7.2 करोड़ डॉलर यानी लगभग 5 अरब रुपए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में डोनेट की। तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा की है, ये ध्यान में रखने की चीज है। और अरबों में रुपए डोनेट की, 5 अरब रुपए मायने रखता है। इसके अलावा वो हर व्यक्ति जो 1 रुपए भी अपने शक्ति के अनुसार डोनेट किया है, वो भी उतना ही महत्व रखता है जितना नीता अंबानी। पर कहने का मतलब है, ये बहुत अग्रसर हुई, आगे आई और शुरू से लगी रही है। अब अमेरिका की एक मैगजीन है जो 1846 से रेगुलर हर साल निकल रही है, जिस मैगजीन का नाम है टाउन एंड कंट्री। तो टाउन एंड कंट्री जो है विश्व के जो बड़े समाज सेवी परोपकारी लोग होते हैं, उनका रैंकिंग निकालती है, उन लोगों को निकालती है। तो उस मैगजीन में भारत से एकमात्र समाज सेवी परोपकारी का नाम जो जुड़ा है इस बार, वो है नीता अंबानी का नाम। और मैंने पहले ही कहा है कि बहुत जल्दी वो
आ सकती हैं राज्यसभा में, ये ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र से भी तो राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है ना, तो ये चीज़ है। चलिए, तो नीता अंबानी का संदर्भ था ये। अब आइए चाइना की तरफ बढ़ते हैं, चाइना के न्यूज़ से। चाइना, बेटा चाइना ने क्या किया, अमेरिका की जो फूड कंपनी है टाइसन फूड्स, जो अमेरिका की फूड कंपनी टाइसन फूड्स जो चिकन सप्लाई करती है चाइना को, और चाइना में टाइसन फूड्स कंपनी नाम से कंपनी भी चलाती है, उसको प्रोहिबिट कर दिया है चाइना। प्लस पेप्सी का जो संयंत्र है, जो प्लांट है पेप्सी का चाइना में, उसको भी कोरोना को देखते हुए क्या कर दिया है, सीज कर दिया है, यानी प्रोहिबिट कर दिया है। यानी चाइना ने अमेरिका की कंपनी पेप्सी को और फूड कंपनी टाइसन फूड को, जो चिकन वो सप्लाई करते हैं, उसको बंद कर दिया है। जैसे केंटुकी फ्राइड चिकन है ना, वैसे ही प्रोहिबिट किया है। अब अगला है, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है और बैंकिंग अवेयरनेस का खासकर स्पेशल न्यूज है, तो ध्यान रखेंगे। इकोनॉमी, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऐसा ही होता है जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऐसे ही होता है ब्रिटेन का, ऐसे ही होता है चाइना का, ऐसे ही होता है इंडिया का आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये एक रिसिप्ट्स होता है जिसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपना रिटर्न पाते हैं मैच्योरिटी डेट के बाद। तो चाइना सबसे ज्यादा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स खरीदा है, यानी अमेरिका के सेंट्रल बैंक को पैसा दिया है, उसमें इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ रिटर्न उसको मिलेगा मैच्योरिटी होने पर। तो भारत ने भी अमेरिका के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स खरीद करके अमेरिका के बैंक में इन्वेस्ट किया है, जिस पर अच्छा रिटर्न मिलता है। ये मतलब भारत में भी लोग ऐसे ही लगाते हैं, चीन में भी लगाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, इकोनॉमी का न्यूज़ है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए खास कर है, वैसे सबके लिए है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की खरीद में सबसे नंबर 1 पे चाइना है और 12वें क्रम पे 12th पोजीशन पे इंडिया है, जो अप्रैल 2020 में 1.74 अरब डॉलर के साथ 12वें पोजीशन पे है। ये बैंक का बहुत अच्छा सवाल है। अब आइए क्रिकेट की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट खेलने में रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी आ जाते हैं, दलीप ट्रॉफी के खिलाड़ी आ जाते हैं। तो रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी फर्स्ट ग्रेड के खिलाड़ी रहे हमारे राजेंद्र गोयल, जो स्पिन बॉलर थे, उनका डेथ हो गया है। तो ये ध्यान में रखना है, क्रिकेट की दुनिया से एक डेथ है जो सवाल बना देगी। फिर हम बात करें, अच्छा मैं आपको एक सूचना दे दूं इसी दरमियान में, देखिए वाईफाई बहुत तकलीफ से चल रहा है क्योंकि नजफगढ़ और उसके आसपास का वेदर खराब चल रहा है, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, अचानक भी बंद हो सकता है। अगर इसको सही दिशा नहीं मिला तो वाईफाई बंद हो सकता है, क्योंकि तूफान भी है और हल्की फुल्की बारिश जैसी स्थिति है। तो बारिश हो भी रही है जो मुझे सूचना मिली है, इस वजह से वाईफाई काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर अचानक बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा कि क्लास आगे नहीं होगा। वैसे हम फ़ोन से मैसेज कर देंगे, पर चल रहा है, चलने दीजिए। अब मैं बात करता हूं, अमेरिका ने कोविड-19 को, कोरोना बीमारी को क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, चाइनीज वायरस, और अब उसने क्या कहा है, कुंग फू होता है ना, तो कुंग फू यानी कुंग फ्लू, फ्लू मतलब वही वायरस होता है कुंग, तो कुंग फ्लू और चाइना वायरस, ये दोनों शब्द डोनाल्ड ट्रंप के दिए हुए हैं कोरोना वायरस के लिए। अब आइए, अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेस से रिलेटेड। स्पेस से रिलेटेड एक मेट्रॉइड्स की बात कर रहे हैं, जो उल्का पिंड जो धरती की ओर गिरता है जब कभी कभी एस्ट्रॉइड बेल्ट से डिरेल्ड हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जून में हम देखते हैं कि 3 उल्का पिंड के गिरने का आया हिसाब किताब। तो देखते हैं हम कौन कौन से। एक तो हमने देखा 6 जून को, जो पृथ्वी पर 6 जून को उल्का पिंड गिरी नहीं, पृथ्वी के काफी नजदीक से एक बड़ा सा उल्का पिंड
क्रॉस कर गया। याद रखिएगा, कोई भी मेटेरॉइड्स यानी उल्का पिंड जब पृथ्वी के सतह से 75 लाख किलोमीटर के दायरे में आकर के क्रॉस करने लगे तो ये क्या है, मामला खतरनाक हो जाता है। तब मामला खतरनाक होता है तो ये अवेयरनेस बन जाता है और एक क्वेश्चन बन सकता है। 2013 के रशिया के यूराल पर्वत के पास चिलियाबिस्क नामक शहर में एक एस्ट्रॉइड्स ऐसे ही गिरा और गिरने से पहले आसमान में ही 1500-2000 टुकड़ों में बटा, छोटे छोटे टुकड़ों में महीन, और जो लोग थे उस शहर में उन सब पे छिटक के गिरा। छिटक के जो गिरा तो कार के शीशे जो थे वो क्रैक्स हो गए, जहां सिर में लगा, किसी के हाथ में लगा, सब घायल हुए। 1500 लोग घायल हुए, छोटे छोटे हल्का फुल्का, लेकिन कोई डेथ नहीं किया। पर जिसको भी वो हाथ लग गया वो लखपति बन गया, क्योंकि डायमंड वगैरह सब होता है उसमें। तो ये मतलब है। तो मैंने कहा खतरा होता है। स्पीड भी 40,000 50,000 किलोमीटर पर आवर का होता है, तो खतरा होता है। तो ऐसा ही एक उल्का पिंड 6 जून को धरती के पास से गुजरा, जिसका नाम था 2002 NN4 यानी 2002 NN4, जो गुजर गया, मामला टल गया। फिर देखते हैं हम 8 जून को फिर एक उल्का पिंड धरती के 30 लाख किलोमीटर के पास से गुजरा, जिसका नाम था 2013 XA22। और फिर 24 जून को आपके अकॉर्डिंग आने वाला है, और आज मैं चूंकि इसको पढ़ा रहा हूं तो हो चुका है। तो 24 जून को ऐसा ही एक उल्का पिंड 2010 NY65 नाम जिसे दिया गया, जो 1017 फीट हाइट का 310 मीटर डायमीटर का 24 जून को पृथ्वी से 37 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस से गुजर गया, बच गया। तो ये याद रखिएगा। तो 37 लाख किलोमीटर के दूरी से गुजरा। उसकी स्पीड जो थी 46,400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ये ध्यान में रखना है। तो ये मैं कहने वाला था कि ये एक उल्का पिंड गया। तो जून में 6 तारीख, 8 तारीख और 8 तारीख 24, 8 तारीख नहीं 8 3 जा, तो 3 बार हुआ ना। जून में 3 बार उल्का पिंड खतरे में लाया पृथ्वी को, तो 3 बार, 6 तारीख, 8 तारीख और 24 तारीख। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें जो सबसे बड़ा था वो आपका जो 24 जून वाला था, वो सबसे बड़ा था। अब आइए, हम 23 जून पे चलते हैं। अब 23 जून पे आप आ गए, ध्यान देना है 23 जून का। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी लड़ी गई थी। पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हारा गया और भाग निकला, और उसे जुलाई कुछ तारीख को, 4 या 5 तारीख को मार दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में एक तरह से शासन तो शुरू हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली। इसको कहते हैं बंगाल का प्रथम क्रांति। और ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम नवाब मेकर, किंग मेकर ऑफ बंगाल फ्रॉम दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बैटल ऑफ पलासी। तो ये ध्यान में रखना है। तो एक तो ये। दूसरा, BS भारत स्टैंडर्ड 6, जो पेट्रोल डीजल के वाहन के लिए प्रदूषण को कम करने के संदर्भ में एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, जो आप भी जानते हैं लागू होने जा रहा है, और 1 अक्टूबर से पूरा लागू हो जाएगा 2020 से। इसमें जो है ट्रैक्टर से रिलेटेड ट्रॉली को, कृषि क्षेत्र में हार्वेस्टर जो होता है, और जो टीलर होता है जो खेत को काटता है, जोतता है, आगे बढ़ता है, इन सब के लिए BS6 के मानक को अप्लाई करने का जो समय है उसमें छूट देते हुए 31 मार्च 2021 तक छूट मिल गई है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जुड़े मशीनरीज हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, टीलर है, इन सबको छूट मिल गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ आपका। अब अगले पॉइंट पर आइए। ध्यान देंगे
अखबार में जो आया उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें फिर से उभर कर आ जाती हैं। ध्यान दें, जितने टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जितने टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे सीटेट का क्वेश्चन हो, बीएड की पढ़ाई का क्वेश्चन हो, या अपने आप में ये शख्स जो है बीएड के एक पूरे के पूरे 250 नंबर के क्वेश्चन के मालिक होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी 4-5 क्वेश्चन इनसे जुड़ के आते हैं, खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। तो ध्यान से सुनिए, हमारे गुजरात के एक महान शिक्षा शास्त्री, गुजराती भाषा के लेखक हुए, जिनका नाम था गीजू भाई बढ़ेका। तो गीजू भाई बढ़ेका जो हैं गुजराती भाषा के लेखक हैं, महान शिक्षा शास्त्री हैं। ये हुए, जिनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1885 को। 1885 कांग्रेस की भी स्थापना है, और इनका डेथ हुआ 23 जून 1939 को। 1939 23 जून को डेथ। अब देखते हैं, इनका निक नेम था मछली माँ। मछली माँ गुजराती भाषा हुआ, मुच्छर या मुछ, मुछ मतलब मूछ हो गया, माँ मतलब मदर। बेटा एजुकेशन देना, बच्चों के लिए काम करना, माँ जैसा ही ना। चाचा नेहरू हैं, पर ऐसे ही कोई और करे माँ जैसा। गौतम बुद्ध क्या है, पूरा माँ का आचरण है। महावीर स्वामी का आचरण कैसा है, माँ का आचरण है। ईसा मसीह का आचरण कैसा है, माँ का आचरण है। मालूम करिए, जब मनुष्य में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वो महान हो जाता है, वो ईसा मसीह हो जाता है, वो गौतम बुद्ध हो जाता है। ठीक है ना, ये मायने रखते हैं। तो ध्यान में रखना है कि इनको मुछली माँ कहा गया। क्यों? मदर विथ विश्कर, विश्कर मतलब मूछ, यानी मूछ वाली माँ। ये कहा गया गिजू भाई को। क्यों कहा गया? रीजन ये है कि वो बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया। He was the man who firstly established बाल मंदिर शिक्षा केंद्र as a kindergarten for Indian children in गुजरात। तो याद रखिएगा, गुजरात में 1920 में इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की, किंडरगार्टन के तहत। श्री दक्षिण मूर्ति गीजू भाई विनय मंदिर एट भावनगर in 1902 when he was just 17 years old guy, यानी 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन स्थापित करना शुरू कर दिया। और आज ये बाल मंदिर, कई शिक्षा केंद्र हैं, कई ब्रांचेस हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। तो गीजू भाई टीचर्स के लिए सीडीपी में क्वेश्चन ही होता है। अब आइए यूएनओ की बात करें। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर जो हमारे राजदूत है यूएनओ में, भारतीय राजदूत, द इंडियन एम्बेसडर एट यूएनओ। तो कहां हम वहां रहते हैं? तो हमारा जो एड्रेस है वहां, वो है 235E 43 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क सिटी, सिंस 1993। कोई इश्यू नहीं है, पर नॉलेज में रखना है। अब आइए गलवान वैली। आप भी जानते हैं गलवान वैली में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उन 20 में हमारे एक जवान कर्नल रैंक के थे, और हमारे कर्नल साहब का नाम था संतोष बाबू। ये संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। तो सूर्यापेट तेलंगाना के, लेकिन संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए, जिसका हेडक्वार्टर दानापुर निकट पटना बिहार में है। तो याद रखिएगा, तो दानापुर कैंट है, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कैंटोनमेंट है, छावनी है। तो ध्यान में रखिएगा, संतोष बाबू कहां से थे? सूर्यापेट तमिलनाडु, और सूर्य की तरह ही उन्होंने काम किया। मैं आपको परसेप्शन दे रहा हूं, जो हमारा अनुभव है, कि जो 2021 के लिए जो पद्म श्री अवार्ड ये सब चलेगा, गैलेंट्री अवार्ड सब बटेगा, तो शांति काल में शौर्य का सबसे बड़ा सम्मान जो होता है वो अशोक चक्र होता है। तो बिल्कुल इस बार जो है हमारे संतोष बाबू को अशोक चक्र मिलेगा, और हमारे जितने सिपाही वहां लड़े और शहीद हुए, सभी को वीर चक्र, महावीर चक्र प्रदान किया जाएगा। डेफिनेटली देखिएगा ये होगा। तो संतोष बाबू का नाम जुबान पर ले लीजिए, ये हो गया रहेगा। अब आगे आइए, बुक की बात करते हैं। जैसे हमारे हैं ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल, जो उन्होंने कल वार्तालाप किया और चीन की सेना पीछे हट गई, क्योंकि डोभाल का पहुंच जाने का मतलब है कि अगर अब इसकी बात में दम है, तो यानी कि वो अजीत डोभाल का बोलना, यानी प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, ऐसे समझिए ना।
अजीत डोभाल का संवाद करना यानी प्राइम मिनिस्टर का संवाद करना। तो अजीत डोभाल जब वहां के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठे, तो इसका मतलब है सीधा पीएम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, ऐसे समझिए ना। तो अजीत डोभाल से जो बात हुई, अगर उसकी बात को आप नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद पीएम तो आपसे बात करने वाले, पीएम तो पीएम लेवल पे ही बात करेगा। तो यही वजह है। तो अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो ऐसे ही हर देश का होता है। तो अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हुए, उनका नाम हुआ जॉन बोल्टन। और जॉन बोल्टन ने अपने लाइफ में जो कुछ भी देखा उस पर एक संस्मरण किताब लिख रहे हैं। और किताब का कुछ पीडीएफ फाइल जो है पब्लिश हो गया इंटरनेट पे। अब गलती से या जानबूझ करके पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर वहां पर इलेक्शन का माहौल है तो उस इलेक्शन में कुछ न कुछ किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को फायदा पहुंचाने के संदर्भ में हुआ होगा, ये सब चलता है। तो जॉन बोल्टन साहब एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड। द रूम वेयर इट हैपेंड, रिटेन बाय जॉन बोल्टन, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। ये किताब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए, ये 23 ही जून है जब बेटा हम देखते हैं 1985 में हमारा एक बोइंग विमान कनिष्का, जिसका नाम था, अटलांटिक महासागर में क्रैश करके डूब गया, जिसका कुछ भी पता नहीं चला, जिसका ब्लैक बॉक्स जरूर निकाला गया 3 किलोमीटर नीचे से। और इसमें हमारे 329 पीपल जो भारत के थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो कनिष्क कांड एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका पता ही नहीं चला कि इसके पीछे रीजन क्या था। तो चलिए समझ में आ गई बात। अब आइए हम देखते हैं, मिस्टर मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए देश में 2014 में। और उन्होंने 2014 के एक स्पीच से, 15 अगस्त के स्पीच से कहा था कि सभी सांसद एक गांव को गोद लें, उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करें, और हो सके तो समय के साथ जो है अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 ऐसे आदर्श गांव विकसित करें। ठीक है, और ऐसे सभी एमएलए एमपी सब करें तो देश बहुत अच्छा बनेगा। तो इसकी शुरुआत तो की खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने बनारस निर्वाचन क्षेत्र के जयापुर गांव को गोद लिया। नो डाउट जयापुर गांव को गोद लिया। और बहुत सारे लोगों ने, तेंदुलकर ने भी कुछ गांव गोद लिए, सबका अपना अपना रहा। लेकिन कुल मिलाकर के यह आदर्श गांव परवान नहीं चढ़ा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, इसका वांछित परिणाम नहीं आया है। देखिए ये बंद होगा या क्या होगा। अभी तो कोरोना है, लेकिन इस पर सोचना चाहिए, या हो सकता है इसको फिर से रिवाइव किया जाए, क्योंकि कोरोना में तो चलो गांव की ओर ही बात हो रही है, तो गांव को इस तरह से आत्मबल देना चाहिए, संबल बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो शायद सांसद आदर्श ग्राम योजना को रिवाइव करके लागू किया जा सकता हो, या फिर देखिए क्या होता है। तो ये योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई, जो वांछित परिणाम नहीं दिया है, ये नॉलेज में रखना है। अब हम बात करते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के संदर्भ में। बेटा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है, ये 2015 के नवंबर महीने में भारत सरकार ने लॉन्च किया, जिसके तहत बैंक जो है लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए भी कह सकती है। 2 तरह के थे। एक गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड था, जिसमें 1 ग्राम से लेके आधा किलो 500 ग्राम तक का सोने के मूल्य में प्रति ग्राम के हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो 2 साल 4 साल 5 साल के लिए पैक हो जाता है। फिर उसके बाद जब ओपन होगा तो रेट ऑफ रिटर्न जो भी मिला वो आपका है। तो मिनिमम उसमें गारंटी थी 1.75% का एनुअल, और अगर ज़्यादा है तो भी आपका है, कम हो गया तो भी आपका, लेकिन जनरली ये रिटर्न बोला गया कि देंगे। तो एक तो हुआ गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, एक हुआ गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम, जिसमें ये हुआ कि आपके हमारे घर में जो गोल्ड पड़े हुए हैं, जिसका जनरली यूज नहीं होता, उस गोल्ड को अगर आप बैंक में जमा कर देते हैं, तो प्रति ग्राम के हिसाब से जो वैल्यू, उस पर जो इंटरेस्ट आपका लगभग 2% के आसपास साल में इंटरेस्ट आपका बन जाएगा। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास गोल्ड गया, और वो गोल्ड से क्या होता है कि आपको वही एज इट इज गोल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको गोल्ड की वैल्यू लेना हो वैल्यू लीजिए, या गोल्ड ना मिल जाएगा मेच्योरिटी डेट पर। तो इससे क्या होगा, जो गोल्ड की खपत देश में है, लगभग 20,000 टन गोल्ड भारत के हमारे आपके घरों में और मंदिरों में है, जिसका एक्चुअल इस्तेमाल इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। अगर इसको हम बाजार तक ले आए
तो सुनारों को यही गोल्ड सरकार दे देगी और सुनार से भी कमाएगी और फिर उसी में से एक हिस्सा हमें देगी। इससे क्या है कि विदेशों से गोल्ड इंपोर्ट रुक जाएगा, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट मिनिमाइज होगा, जो राजकोषीय घाटा है उसमें कमी आएगी। तो ये स्कीम 2015 में लॉन्च किया गया। अब याद रखिएगा, तो भारत में कितना है वो भी समझ गए। अब है आपका फाइनल। तो चलिए, ये आपका हो गया आज 23 जून का, और समय भी हो गया, इसके साथ ही हम इसे फिनिशिंग दे दें, लास्ट करें। ठीक है, तो 23 जून तक आप आगे, कल हम 24-25 जून को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी उसको स्टॉप पे किया तो ये आ गया। स्टॉप करो।